हेलो गुलापानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिज़िक्स और E इक्वल एम सी स्क्वेयर को एक्सप्लोर करेंगे। द मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ फिज़िक्स आर द स्टडी ऑफ मास एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। आइंस्टाइन की E इक्वल एम सी स्क्वेयर की मास एनर्जी इक्वेशन से हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे E इक्वल एम सी स्क्वेयर क्या होता है, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ E इक्वल एम सी स्क्वेयर, एडवांस कंसेप्ट ऑफ E इक्वल एम सी स्क्वेयर एंड डेली लाइफ यूजेस ऑफ E इक्वल एम सी स्क्वेयर। इस लेक्चर को हम इस तरह सीखेंगे जिसे बच्चे भी आसानी से समझ कर पाएंगे। सो टू वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड टू लर्न समथिंग स्पेशल। अच्छा, हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक फ़ुटबॉल है जिसका कोई ख़ास मास है। जब हम इस फ़ुटबॉल की मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। But for that, when matter is converted into energy, it starts moving with the speed of light. So, due to this fact, we can say that E equal mc square. When matter is converted into energy, it starts moving with the speed of light. सो द ये हमारे पास जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, जब भी हम किसी चीज़ को, किसी मेटल्स को एनर्जी में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हमें उस मास को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना है, तब वो हमारे पास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। इस तरह हमारे पास दो स्टूडेंट्स है जिसमें हमारे पास एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को E इक्वल एम सी स्क्वेयर जो है वो सिखाता है। एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को कहता है कि हम आइस को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई पानी का बॉटल है, जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम उसी बॉटल को एट रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं तो हम उसी वाटर को, उसी आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अंडर स्पेशल कंडीशंस हम आइस को वाटर में और वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर स्पेशल एक ख़ास कंडीशन हो, सर्टेन कंडीशंस हो, तो हम उसी में एनर्जी को मास में और मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नोट वी कांट कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। अगर हमारे पास कोई एप्पल है और इस एप्पल का कोई ख़ास मास है, व्हेन आई ईट दैट एप्पल, जब मैं सेब को खा लेता हूँ तो वो मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो वही एनर्जी जो है उसी एनर्जी से वी बिल्ड आवर मसल्स, हम अपने बॉडी के मसल्स को बनाते हैं। सो वी कैन से दैट मैटर इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी and energy is converted into matter. So this interconversion of mass and energy is known as E equal mc square, and this equation is presented by Albert Einstein in 1905. सो इस इक्वेशंस की वजह से हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशंस का कुछ लोगों का ख्याल है दैट दिस इक्वेशन इज़ नोन एज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बट एक्चुअली दिस इक्वेशन इज़ नोन एज एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशंस। सो इस इक्वेशंस का जो नाम है इसे हम एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशंस कहते हैं। सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ E इक्वल एम सी स्क्वायर के हम एनर्जी को मास में या मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसकी एडवांस कंसेप्ट को देख लें तो एडवांस कंसेप्ट में हम ये नहीं कहते कि एनर्जी जो है, एनर्जी को मास में या मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एडवांस कंसेप्ट में हम ये कहते हैं कि एनर्जी मास है और मास जो है वो एनर्जी है। एनर्जी और मास में हम इतना तमीज़ नहीं करते। तो एडवांस कंसेप्ट में हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कप है और उस कप में चाय है या कोई भी चीज़ है।
जब हम उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं बाय एडिंग सम हीट, तो जब हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो इस एनर्जी की वजह से इस कप का जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो सवाल ये बनता है कि जब इस एनर्जी के बढ़ाने से इस कप का मास बढ़ता है तो हमें वो फ़ील क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब ये है कि जब इस कप की एनर्जी को हम इंक्रीज़ कर लेते हैं तो इसका मास इतना कम होता है दैट वी कांट फ़ील दैट। बट इस नेग्लिजिबल मास को हम E इक्वल एम सी स्क्वायर से मालूम ज़रूर कर सकते हैं। So when we heat a cup, number of particles of the cup will remain same. जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो जो है वो सेम होते हैं, बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कप द पार्टिकल्स विल इंक्रीज। जब हमने पहले भी ये कहा कि एडवांस कंसेप्ट में या E इक्वल एम सी स्क्वायर में हम ये नहीं कहते कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो, बल्कि हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो मास है और मास एनर्जी है। बट सो जब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली हम उसकी जब उसकी एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मास भी बढ़ गया। सो इस तरह हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे पास दो कार्स हैं और उस दोनों कार्स का जो मास है वो एक जैसे हैं। इसका मास भी 400 केजी है और इसका भी मास 400 केजी है, बट ये रेस्ट में है और ये मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये मोशन में है तो इसके पास एक ख़ास किस्म की एनर्जी होगी और जब इसके पास एनर्जी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास भी ज़्यादा होगा। सो इफ़ वी कंपेयर दिस टू कार्स, द वन विच आर इन मोशंस हैज़ ग्रेटर मास। जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास मास भी ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास दो बाल है जिसकी दोनों का बाल जो मास है वो सेम है 0.05 केजी। तो इस बाल के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो ज़ाहिरी बात है जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी बाल ए हैज़ ग्रेटर मास ड्यू टू देयर हाई पोटेंशियल एनर्जी। सो वी सबसे पहले हम ये कहते हैं कि वी यूज़ E इक्वल एम सी स्क्वायर इन माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ डील करते हैं तो हम ये कहते हैं कि E इक्वल एम सी स्क्वायर को हम यूज़ करते हैं, बट इन प्रैक्टिकल यूज़ एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल में हम इसको इतना यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास दो एग्ज़ाम्पल है जिसमें पहला जो है वो पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन में हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास किसी ख़ास एनर्जी का फोटॉन जब किसी हेवी न्यूक्लियस के फील्ड में आता है या उससे इंटरेक्ट करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो मैटर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक मैटर और एक एंटी मैटर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई मैटर में। मैटर और एंटी मैटर जो है ये प्रॉपर्टी वाइज सेम होते हैं, जिसका इतना मास होता है इतना मास होता है उसका भी इतना मास होता है, जितना इसका चार्ज होता है उतना भी उसका भी इतना चार्ज हो जाता है। लेकिन इसकी जो चार्ज पॉजिटिव इसकी नेगेटिव होते हैं। पेयर इनहेलेशन में हमारे पास वही इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब इनहेलेट हो जाते हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो उसकी जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो जब बर्बाद हो जाते हैं तो उससे हमारे पास एक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो हम कहते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल फ्यूज टुगेदर दे विल इंटायरली गेट कन्वर्टेड इनटू टू गामा रेज फोटॉन। वही बात है कि जब हमारे पास ये मैटर और एंटी मैटर जब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इससे हमारे पास जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सो इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे पास व्हेन वी मेजर द मास ऑफ समथिंग देन वेयर विल दैट मास कम्स फ्रॉम। जब हम किसी चीज़ के मास को
मेजर्स करते हैं, फ़र्ज़ करो हमारे पास ये मास है, जब हम इसकी हमारे पास ये एक मैटर है, जब हम इसकी मास को मेजर करते हैं तो इसका मैटर जो है वो इसका मास जो है वो आता कहाँ से है? हम सबको पता है कि हम सब एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जितना भी मास है वो सब इस एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक हुआ? अच्छा, तो क्योंकि जब मैं इस एटम्स का सम करूं तो वो सम जो है वो मेरे मास के बराबर आना चाहिए। हाँ, ठीक है। सो इफ़ व्हेन we all know that all are made up that we all know that we all are made up of atoms, हम सब एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक एटम्स के अंदर जान कर देखता हूँ। फ़र्ज़ करिए हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है, तो जब मैं एक एटम्स के अंदर जाकर देखता हूँ तो मुझे एटम्स के अंदर जो है एक सेंट्रल पार्ट नज़र आता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जब मैं मज़ीद अंदर जाकर देखता हूँ तो मुझे इस न्यूक्लियस के अंदर और पार्टिकल्स नज़र आते हैं जिसे हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। तो एक्चुअली एटम्स में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जितना भी मास है वो इस एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स का जितना भी मास है वो इन्हीं तीन पार्टिकल्स के अंदर लाई करता है। सो अब मैं ये देखता हूँ कि अब अगर मैं ये देखता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के मास में कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन की मास को मेजर करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एटम्स के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ 0.05% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दैट मास इज़ सो लेस। सो इफ़ वी निगलेक्ट द इलेक्ट्रॉन मास, सो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैं ऐसा करता हूँ कि इस चीज़ को मैं निगलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स का मास जो है वो न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियन में, या हम ये कहते हैं कि एटम्स का जो मास है, एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस सारा का सारा मास जो है वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेट कर रहा है। तो अब मैं ये देखता हूँ कि अब जब मैं एक न्यूक्लियन को देखता हूँ, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को मज़ीद अंदर जाकर देखता हूँ तो मुझे इस प्रोटॉन में यही प्रोटॉन में मुझे फ़र्ज़ करो हमारे पास ये एक प्रोटॉन है, तो जब मैं इस प्रोटॉन को मज़ीद अंदर जाकर देखता हूँ तो मुझे प्रोटॉन में मज़ीद और तीन किस्म के पार्टिकल्स नज़र आते हैं जिसे हम क्वार्क्स कहते हैं। और ये जो क्वार्क्स है, ये इस प्रोटॉन जो इतनी कम स्पीड है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर का जो उसका रेडियस है, तो इतनी कम स्पेस में इंतहाई ह्यूज वेलोसिटी से ये मूव करते हैं। और इतनी ह्यूज वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी, और जब इसकी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसको होल्ड करने के लिए कोई फोर्स भी तो चाहिए ना। तो जब हम ये देखते हैं कि वो फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, तो उस फोर्स को हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, या उस फोर्स को हम कलर फोर्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये एक स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये इसको होल्ड करते हैं कि इस जगह में रह सके, तो इस फोर्स के लिए हमारे पास किसी ख़ास एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। तो वही एनर्जी को उस एनर्जी को हम क्वार्क्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्वार्क्स पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो अब मैं ये देखता हूँ कि एक क्वार्क्स जो है, ये तीन क्वार्क्स जो है, अब मैं इस क्वार्क्स की मास को देखता हूँ कि इस क्वार्क्स का जो मास है ये न्यूक्लियंस के, ये इसका मास कितना है, आया ये एक प्रोटॉन या एक न्यूक्लियन के बराबर है या नहीं है।
तो जब मैं देखता हूँ तो होता क्या है कि जब मैं इस 3 क्वार्क्स के एक न्यूक्लियन के 3 क्वार्क्स को जब मैं ऐड करता हूँ तो देखता क्या हूँ कि इस 3 क्वार्क्स का जो मास है वो एक न्यूक्लियन के ओनली 2% के बराबर है। सो दैट्स इज़ अ प्रॉब्लम, दैट्स इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम कि आया अगर हमारे पास हमें पता है कि हम सब मिलकर एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो अगर एक क्वार्क्स ये 3 जो क्वार्क्स है वो एक न्यूक्लियन के ओनली 2% के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जितना भी मास है उस वो सारा का जो मास है वो हमारे पास ओनली 2% मास है। इसके अलावा हमारा 98% का जो मास है वो हमारा नहीं है, या वो किधर से आता है। अब मैं देखता हूँ कि ये जो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि दे माई मास इज़ बिकॉज ऑफ एटम्स, और एटम्स का जो मास है वो मास ऑफ न्यूक्लियंस के बराबर है, और एक न्यूक्लियन का मास जो है वो एक क्वार्क्स के बराबर आना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि इन क्वार्क्स जो है ये ओनली 2% जो है वो न्यूक्लियन के मास को बताता है। हम देखते हैं, हमने पहले भी कहा कि मास ऑफ 3 क्वार्क्स इज़ ओनली 2% ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियन। सो दैट्स इज़ अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हमारे प्यारे भाईजान, हमारे प्यारे आइंस्टाइन बाबा ने को सॉल्व किया। आइंस्टाइन की जो 1904 में या 1905 में आई थिंक सो पेपर आया था, उसमें हमारे पास E=mc² का जो इक्वेशन है जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं m=E/c²। जैसा कि हमने पहले देख लिया कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियन है उस न्यूक्लियन में जैसा कि हम कहते हैं कि प्रोटॉन, उस प्रोटॉन में हमारे पास 3 किस्म के क्वार्क्स, और ये क्वार्क्स जो है वो ह्यूज वेलोसिटी से मूव करते हैं जिसकी वजह से उसकी हाई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसके अलावा जब हमने कहा कि इसको होल्ड करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होगी, और इस फोर्स के लिए किसी एनर्जी की भी ज़रूरत होगी जिसे हम क्वार्क्स पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और जब हम इस एनर्जी को ऐड करते हैं तो सारा का सारा जो 98% का जो मास है वो इन ही की एनर्जी से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 98% का जो मास है वो सारा का सारा मास इस एनर्जी में कंसंट्रेट कर रहा है। हम ये देखते हैं कि ये जो 2% है, ये 2% हमारा रेस्ट मास है। इसके अलावा हमारा जितना भी 98% का मास है वो सारा का सारा जो है एटम्स की मूवमेंट, एटम्स की मोशंस, एटम्स की अंदर जो क्वार्क्स की जो मोशंस है जो ह्यूज वेलोसिटी से जो मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इस सारा का सारा जो मास है वो उन एनर्जी से आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर हमारे पास अगर कोई मसला है या कोई लेक्चर की समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिएगा। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।